हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मेरी बात यहां हो रही है क्लास 11th के स्टैंडर्ड मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट्स के साथ, जो लोग अभी क्लास 11th में लगातार मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और सेट्स खत्म करते हुए, कार्टेशियन प्रोडक्ट खत्म करते हुए, रिलेशंस को खत्म करते हुए अब फंक्शन टॉपिक पे पहुंच गए हैं। जैसा कि आप यहां जानते हैं और आप ऑलरेडी उन सारे लेक्चर्स को देख चुके होंगे जो एनसीईआरटी के थ्रू, एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को करते हुए, कॉन्सेप्ट को समझाते हुए हम लोगों ने सेट्स का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का और रिलेशन का एक एक क्वेश्चन यहां सॉल्व करके प्लेलिस्ट के फॉर्म में भी डाल दिया है। मैं साथ ही साथ इस वीडियो में भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक डाल दूंगा और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हो। अब यहां पर हम एक्सरसाइज 2.3 जो कि बिगिनिंग है फंक्शन टॉपिक के लिए, हम यहां एक एक क्वेश्चन को समझेंगे और साथ ही साथ मैं पहले कॉन्सेप्ट बताता चला जाऊंगा। यानी इस वीडियो के बिगिनिंग में भी मैं पहले फंक्शन के बारे में आपको बताऊंगा और फिर हम लगातार एनसीईआरटी के थ्रू उस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से, क्वेश्चन तो करेंगे, साथ में कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझेंगे। याद रखिए, ये टॉपिक आपको जेईई और सीयूईटी जैसे एग्जाम्स के लिए भी बहुत फेवर करेगा। तो ना सिर्फ खुद करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, अपने सीनियर्स के साथ भी शेयर करिएगा। तो आइए हम जल्दी से शुरू करते हैं, पहले फंक्शन के कॉन्सेप्ट को और फिर इन क्वेश्चंस को। आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग फंक्शन के बारे में जल्दी से समझ लेते हैं कि फंक्शन क्या है। फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है, इट इज द टाइप ऑफ रिलेशन एफ ए टू बी। बी आपको मालूम है, बी इज द कोडोमेन, जहां सारी की सारी इमेजेस और ऐसे एलिमेंट कलेक्ट होते हैं जिनकी प्री इमेजेस नहीं होती, तो इसे डोमेन बोलते हैं। और रिलेशन में जरूरी नहीं है कि सेट ए जो है वो पूरे का पूरा डोमेन बने, बट फंक्शन के अंदर सेट ए के सारे एलिमेंट्स को कंज्यूम करना होता है। वी हैव टू यूज ऑल द एलिमेंट्स of set A, यानी all the elements are pre-images। तो पहली बात तो ये समझ में आई that it is the type of a relation in which we have to use all the elements of set A। and दूसरी बात क्या है, and every pre-image has to give rise to only one image। दो डिफरेंट प्री इमेजेस सेम इमेज दे सकती हैं। ध्यान से सुन लीजिए, दो डिफरेंट प्री इमेजेस, डोमेन के एलिमेंट्स सेम इमेज दे सकते हैं, रेंज का पार्ट बना सकते हैं, लेकिन एक इनपुट से दो आउटपुट सिर्फ रिलेशन में पॉसिबल है, फंक्शन में पॉसिबल नहीं है। तो पहली बात क्या, सेट ए के सारे एलिमेंट्स यूज करने पड़ेंगे। दूसरी बात, जो भी सेट ए के एलिमेंट्स होंगे जब वो आउटपुट देंगे तो देयर हैज टू बी ओनली वन डिफरेंट आउटपुट, यूनिक आउटपुट। यानी अगर यहां 10 एलिमेंट होंगे तो वो जो 10 के 10 एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट एक आउटपुट देगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उन 10 के 10 एलिमेंट्स का आउटपुट सेम आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को वी कॉल कांस्टेंट फंक्शन, जो कि यहां प्लेलिस्ट के अंदर भी दिए हुए हैं चीजें, आप उनको जरूर देखिएगा, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक डाले हुए हैं। आइए अब जल्दी से समझते हैं, फंक्शन का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई, फंक्शन इस तरह से डिनोट करते हैं एफ ए टू बी। ए जो है वो पूरे का पूरा यूज होगा, इसीलिए क्या बन जाएगा, डोमेन। और डोमेन के जो प्री इमेजेस हैं वो आउटपुट किस में देंगे, बी के अंदर, और उनको बोलेंगे इमेजेस। प्री इमेजेस से बनती है इमेजेस, और इमेजेस के कलेक्शन को क्या बोला जाता है, रेंज। तो किसी भी फंक्शन का जो रेंज है वो या तो सबसेट होगा या इक्वल होगा, यानी या तो प्रॉपर सबसेट होगा या इक्वल होगा कोडोमेन के। सो द रेंज इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो यहां इतना सा कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम जल्दी से
क्वेश्चंस पर एंटर करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ जो फंक्शन के बारे में बताया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसके बारे में एक एक दोस्त को, बच्चे को बताना है। आइए जल्दी से अब हम क्वेश्चंस पर एंटर करते हैं। बच्चों, अब हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर, 3 पार्ट्स हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 के, और पूछा जा रहा है कि जो भी 3 रिलेशंस दिए हुए हैं उनमें से कौन कौन से फंक्शंस हैं। गिव रीजंस इफ इट इज अ फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। आप रीजन देंगे अगर ये फंक्शन है, लेकिन हम रीजन देंगे अगर ये फंक्शन नहीं भी है तो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए पहले पार्ट पे चलते हैं। देखिए, यहां पहला ही क्वेश्चन एक्सरसाइज का, आप भी थोड़ा सा स्माइल कर रहे होंगे कि हमें अलग से इस तरह का नेचर नहीं दिया हुआ, हमें डोमेन और रेंज तो हम निकाल लेंगे। तो आप थोड़ा सा स्माइल करोगे क्योंकि ये पहला ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी का और हमारे को डोमेन नहीं दिया हुआ है। तो बिना डोमेन के हमें क्या मालूम कि ए के सारे एलिमेंट्स कंज्यूम करें हैं कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में जब उन्होंने खुद भी बोला है कि डिटरमाइन इट्स डोमेन, तो जो भी एलिमेंट्स यहां रोस्टर फॉर्म में दिए गए हैं इनको पिक कर कर हम डोमेन बना सकते हैं। यानी चाहे ये रिलेशन हो या फंक्शन हो, इसका डोमेन क्या होगा? 2, 5, 8, 11, 14, 17। ओके, अब हम देखते हैं कि यहां पर ये फंक्शन है कि नहीं। तो इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है? अगर आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ चलना चाहते हो तो आप एरो डायग्राम भी बना सकते हो, आपको मालूम है। तो मैं यहाँ एक सेट ए इसको ले लेता हूँ और इसको सेट बी ले लेता हूँ। तो एक एलिमेंट आ गया 2, दूसरा एलिमेंट आ गया 5। ये जो डॉट लगा रहा हूँ ये कोऑर्डिनेट के लिए लगा रहा हूँ। 8, 11, 14 एंड 17। और अब आप यहाँ देखें सिर्फ क्या दिया हुआ है? 1। तो 2 से भी आउटपुट 1 पर जा रही है, 5 से भी आउटपुट 1 पे जा रही है, 8 से भी आउटपुट 1 पे जा रही है, 11 से भी आउटपुट 1 पे जा रही है, 14 से भी आउटपुट 1 पे जा रही है और 17 से भी आउटपुट 1 पे जा रही है। और अभी जब मैं फंक्शन की इंट्रो बता रहा था तो भी हमने ऐसी बात करी थी। सो दैट ऑल द एलिमेंट्स आर यूज्ड अप, सारे के सारे एलिमेंट्स को हमने यूज कर लिया, एंड ईच एलिमेंट इज गिविंग राइज टू only one output या one element in B. Therefore, FA to B is a function where domain क्या होगी? जो सेट A है वो पूरा डोमेन होगा, यानी X belongs to 2, 5, 8, 11, 14, 17। और रेंज जो होगी वो होगी y बिलोंग्स टू सिर्फ एक एलिमेंट 1। हो सकता है कि ये कोडोमेन हो सकता है कोडोमेन इससे ज्यादा हो। ध्यान से देखना, अगर कल को सेट बी के अंदर ऐसे एलिमेंट्स भी पड़े होते हैं 2, 3, 4, उससे भी हमें लेना देना नहीं है, तो भी ये फंक्शन होगा। तो अगर मैं यहां पर इस समय कोडोमेन की बात करूं तो वन ऑफ द कोडोमेन्स कैन बी बी, और क्योंकि उन्होंने ऐसी बात ही नहीं करी है कोडोमेन की, तो हम इसको भी छोड़ देते हैं और हम कहते हैं डोमेन इज 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। कर्ली ब्रैकेट में रखना होगा, सेट बनेगा, और रेंज इज अ सिंगलटन सेट विच इज 1। और इसी फंक्शन को आगे चलकर हम लोग कांस्टेंट फंक्शन भी कहते हैं। तो आइए, पहला पार्ट हमने आसानी से कर लिया है, रिलेशन तो है ही, ये फंक्शन भी है। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। और ये जो दूसरा पार्ट है, आप देखिए, इसमें अगर मैं रिलेशन और फंक्शन के डोमेन को सेम मानूं तो यहाँ जो डोमेन आ रहा है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। तो हम जल्दी से इसका एरो डायग्राम इसका भी बना लेते हैं बच्चों, अब ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आप कर पाओगे। ये ए हो गया, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। और यहाँ मैंने लिखा B और इसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 2 से आउटपुट जो जा रही है वो 1 तक जा रही है, 4 से आउटपुट 2 तक जा रही है, 6 से आउटपुट 3 तक जा रही है,
8 से आउटपुट 4 तक जा रही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो, ऐसा भी हो सकता था कि 10 की आउटपुट 1 पर जाए और 2 की आउटपुट जो है वो 5 पर जाए, बट इन्होंने ऐसा दिया है तो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट। 12 की जो आउटपुट है वो 6 पे जा रही है और 14 की जो आउटपुट है वो 7 पे जा रही है। फिर से आप क्या रीजन दोगे? आप रीजन क्या देने वाले हो? दैट एवरी एलिमेंट of set A is giving rise to only one element in set B. Therefore, f A to B is a function. और फिर से अब डोमेन और रेंज की बात हम करेंगे। डोमेन हो जाएगा x is belonging to 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14। ये प्री इमेजेस हैं और प्री इमेजेस बनाती हैं डोमेन। ये सिंबल है डोमेन लिखने का। और जो रेंज है वो रेंज आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। ये देखिए इस तरह से आंसर आ गया है। और जब आप अगर यही चीज आप 12th में पढ़ोगे तो इसका एक पर्टिकुलर नाम भी होता है, इसे बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, क्योंकि एक इनपुट से सिर्फ एक अलग आउटपुट तक हम पहुंच रहे हैं। और यहां ध्यान से देखिए, जो रेंज है वही अगर कोडोमेन हो जाता है तो ऐसे फंक्शन को सर्जेक्टिव, और एक इनपुट से अगर एक आउटपुट आए तो ऐसे फंक्शन को इंजेक्टिव कहते हैं, जिससे बाइजेक्टिव बन जाता है। बट वो सब आपको क्लास 12th में करना होगा। तो आइए, ये सेकंड पार्ट भी हमने अच्छे से कर लिया। अब हम थर्ड पार्ट पर मूव करते हैं। अब इस तीसरे क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्लियरली पता लग रहा है कि ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 से 3 भी आ रहा है और 1 से 5 भी आ रहा है। तो आइए जल्दी से इसको एक्सप्लेन करते हैं, इस बात को भी एक्सप्लेन करते हैं टीचर को कि ये फंक्शन नहीं है। सो यहां मैं एलिमेंट्स ले रहा हूं 1 और 2, और यहां जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 3 और 5। तो ध्यान से देखिए, 1 से 3 पर भी आउटपुट आ रहा है और 1 से 5 पर भी आउटपुट आ रहा है, हालांकि 2 से 5 पर आ रहा है। लेकिन हम क्या लिखेंगे? एज वी कैन सी दैट x is equal to 1 is giving rise to y equals to 3 and y equals to 5 as output. Therefore, third part is not a function. यानी अगर 1,3 ना होता, अगर 1,5 और 2,5 होता तो भी ये फंक्शन काउंट हो जाता। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की तरह काम करने लग जाता। बट ये सिर्फ एक रिलेशन है, दिस इज रिलेशन ओनली, इट्स नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन सर। तो ये पहला क्वेश्चन हमने खत्म कर लिया। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही पार्ट्स। हालांकि इससे मिलते जुलते कई क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, जिनसे ये इन क्वेश्चंस को करने के बाद उनको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। सो वो सारी प्लेलिस्ट ज़रूर कर लेना और मुझे हर क्वेश्चन को करने के बाद वहाँ उसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहना। आइए पहला पार्ट देखते हैं। देखो, पहला पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है, दैट इज एब्सोल्यूट फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन भी बोलते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन या मॉड फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो इसका काम क्या होता है कि मॉड एक्स का काम क्या होता है? एक्चुअली में फंक्शन ये है मॉड एक्स। मान लो मैं इसको जी एक्स लेता हूं, तो ये मॉड एक्स होता है। इसके अंदर आप कुछ भी पुट करो, आंसर जो है वो नॉन नेगेटिव आ जाता है। जैसे आपने नेगेटिव पुट करा तो पॉजिटिव आ गया, आपने पॉजिटिव पुट करा तो पॉजिटिव रह गया, लेकिन अगर आपने 0 पुट करा तो 0 आएगा। तो आउटपुट हमेशा नॉन नेगेटिव आएगी, लेकिन आप कुछ भी पुट कर सकते हो। तो जब मैं कह रहा हूं कि कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो इसका डोमेन क्या होगा? तो आप बड़ी आसानी से बोल दोगे कि सर इसका डोमेन होगा रियल नंबर्स, जिसको ओपन इंटरवल में -∞ to ∞ हम रखते हैं। और यहां पर थोड़ा सा इसको मैं नीचे करता हूं, ये देखिए। अब मैं यहां रेंज की अगर बात करूं तो आप कहोगे सर रेंज समझ में आ गई। अगर मैं इसको y पुट करता हूं, y इक्वल्स टू मॉड x, तो रेंज होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी y बिलोंग्स टू, रेंज क्या लिखूं? y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ऑफ 0 to ∞।
अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन ये है और आप समझा ये रहे हो। बहुत जरूरी है कि पहले आप इसके कोर पार्ट को समझो, यानी इस मॉड एक्स को समझो। अब हम इस क्वेश्चन पर एंटर करते हैं। यहां देखिए अब हुआ क्या है, डोमेन तो क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का डोमेन क्या रहेगा, एफ का डोमेन क्या रहेगा। यहां पे मुझे जी मार्क करना था, सॉरी, ये ध्यान रख लेना खुद ही। अब इस डोमेन ऑफ एफ क्या होगा, ये होगा ऑल द रियल नंबर्स, ऑल द रियल नंबर्स, ठीक है। अब रेंज कैसे निकलेगी, सो फॉर रेंज ध्यान देना क्या मैं कर रहा हूं, इससे आपकी लीनियर इनइक्वालिटीज जो हैं वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। हम हमेशा एफ एक्स को वाई पुट कर देते हैं, तो यहां वाई की वैल्यू क्या है मेरे पास, मॉड एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स। वी नो दैट, ये पूरी प्रेजेंटेशन है और ऑब्जेक्टिव आएगा तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। वी नो दैट मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अब आप दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, -1 से। और जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं यहां तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं भाई, 0 × -1 0 होगा, लेकिन इन इक्वेशन बदल जाती है। तो ध्यान से देखो, रेंज आ गई है लेस देन इक्वल टू 0, यानी इस फंक्शन की रेंज है y बिलोंगिंग टू -∞ to 0 क्लोज्ड इंटरवल। यानी ये चीज नॉन नेगेटिव बना रहा था और ये चीज हर एक को क्या बना रही है, नॉन पॉजिटिव बना रही है। तो आइए जल्दी से दोनों के मैं आपको ग्राफ्स भी बता देता हूं कि क्या होते हैं, रफ ग्राफ, रफ स्केच मैं बता देता हूं। मॉड एक्स का जो ग्राफ आएगा मेरे बच्चों, वो इस तरह का ग्राफ आता है, ये इसे वी शेप्ड ग्राफ बोलते हैं। क्रॉस नहीं करेगा, ये ध्यान रखिए, नीचे नहीं जाएगा ये वी शेप ग्राफ होता है। इसकी दो ब्रांचेस बनती हैं, y इज इक्वल टू एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -x व्हेन x इज लेस देन 0। और ठीक अगर मैं माइनस लगा दूं तो सब कुछ जो बजाय ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के था, अब वो कहां दिखाई देने लग जाएगा, अब वो हमें दिखाई देने लग जाएगा बिल्कुल ठीक थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, नीचे चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स व्हेन x इज लेस देन 0, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरह से इसका ग्राफ आ जाएगा। कई बुक्स में इक्वल टू का साइन दोनों जगह भी लगा दिया जाता है। तो ये तो थे ग्राफ्स, और अगर मैं वापस क्वेश्चन पे आता हूं तो आप समझ गए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यानी जो हमें दिया हुआ है माइनस ऑफ मॉड एक्स, इसका डोमेन है ऑल द रियल नंबर्स और रेंज है -∞ to 0। आइए अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब इस सेकेंड पार्ट को देखते हैं, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ध्यान से करना। हम सबसे पहले डोमेन निकालने वाले हैं, और डोमेन निकालने के लिए आपको मालूम है ये एक इरेशनल फंक्शन है, यानी स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर टर्म्स दी हुई हैं। तो आपको मालूम है फॉर डोमेन, क्योंकि वर्किंग करनी पड़ेगी, डायरेक्टली नहीं निकलेगा, जो भी टर्म है दैट हैज टू बी नॉन नेगेटिव। रूट के अंदर या तो 0 आ सकता है या 0 से ज्यादा आ सकता है। अब कई बच्चों की आदत है कि वो इसको इक्वेशन समझकर 9 को उधर ले जाते हैं, विच इज रॉन्ग। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिए इसको। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है या आप इस चैप्टर को बहुत डिटेल से हमारे साथ करना चाहते हो, तो एक नंबर हमेशा यहाँ रिफ्लेक्ट करता रहता है, उस नंबर पर आप हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें, चैट कर सकते हैं हमसे, और बहुत आसानी से हमारे साथ आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल हमने लीनियर फैक्टर्स बना लिए, जो एक तरीका है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब अगर मैं इंडिविजुअली इन फैक्टर्स को 0 पुट करूंगा तो मेरे पास चेंज पॉइंट्स आ जाएंगे। आप खुद सोचिए, अगर पहले पार्ट को 0 पुट करते हैं तो 3 आ जाएगा, और दूसरे पार्ट को पुट करेंगे 0 तो -3 आ जाएगा। अब हम इनको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, यानी इसको मैंने यहां ऐसा ले लिया, -3 पहले आएगा, 3 जो है वो बाद में आएगा, और मैंने फैक्टर्स के कंबाइंड साइन चेक करने शुरू कर दिए, साइन ऑफ 3 - x एंड 3 + x। तो अब देखो बच्चों, अगर अब यहां देखो -3 और 3 की वजह से नंबर लाइन के हमने पार्टीशंस कर दिए हैं। एक पार्टीशन दिख रहा है आपको -∞ से -3, दूसरा -3 से 3, और तीसरा 3 से ∞। और बहुत इंटरेस्टिंग होता है इसको चेक करना। अब -∞ से -3 के बीच में कोई भी नंबर पुट कर दो, मान लीजिए मैं -10 पुट करता हूं, तो जब -10 पुट करूंगा तो ये जो फैक्टर है, ये वाला फैक्टर, ये पॉजिटिव आ रहा है, और ये वाला फैक्टर नेगेटिव आ रहा है। तो व्हाट इज प्लस इंटू माइनस, माइनस, नेगेटिव मतलब लेस देन 0। तो पहला जो साइन है इस रीजन के अंदर, इस इंटरवल के अंदर, वो नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है। अब हम -3 और 3 के बीच में कोई नंबर पुट कर लेते हैं, ठीक, सेंटर वाला भी उठा सकते हैं, 0। अब 0 पुट करोगे तो फिर से आप देखो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो व्हाट इज प्लस इंटू प्लस,
प्लस, और 3 से ज्यादा कुछ पुट करोगे, इसे वेवी कर्व मेथड भी बोलते हैं। और अगर 3 से ज्यादा कुछ पुट करोगे, मान लीजिए मैं 5 पुट कर लेता हूं, तो पहला फैक्टर इस बार नेगेटिव आ रहा है जबकि दूसरा फैक्टर पॉजिटिव आ रहा है, तो भी कंबाइंड इफेक्ट जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। और हमें हमारा टारगेट क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर हम इस टारगेट को देखें तो हमारा ये डोमेन आ गया मेरे बच्चों, यानी डोमेन फॉर दिस इज x इज बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ऑफ -3 to 3। आइए अब हम रेंज पर बढ़ते हैं। मैं फिर से बता दूं, ये एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस भी हमने प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। आइए अब हम इसकी रेंज की बात करते हैं। और रेंज के लिए हम fx को y पुट कर लेते हैं और अब y एक डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। हमें x को अब डिपेंडेंट बनाना होगा, तभी हम रेंज निकाल पाएंगे। तो हम उसके लिए क्या करते हैं? स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो जैसे स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा और हम इसको इधर और इसको इधर ले जा सकते हैं। ये देखिए, जल्दी जल्दी से प्रैक्टिस करिएगा, बहुत आसान लगेगा। तो अब देखिए x यहां पर प्लस माइनस आएगा, क्योंकि आप खुद सोचिए डोमेन में x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो रही थी और x की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, इसलिए दोनों तरह के आंसर्स आ रहे थे, इसलिए प्लस माइनस लेगा। अब आप कहोगे यार ये तो सर जी सेम आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। आप वर्किंग करोगे, आप रेंज निकालने के लिए भी ऐसा देखोगे कि भाई ये रूट का टर्म है तो हमने फैक्टर्स बना दिए। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ और आपको मालूम है चेंज पॉइंट्स क्या आएंगे, बोलिए। -3 और 3 आ जाएगा। आप ऐसे, क्योंकि ये भी इनकी वजह से इक्वल टू आ रहा है ना, इसलिए हमने इन्हें ऐसे क्लोज इंटरवल की तरह डार्क डॉट्स बना दिए। अब आप साइन लिखोगे दोबारा से। कुछ में बोलते हैं कि आपने एक बार प्रेजेंटेशन दे दी तो सिमिलर प्रेजेंटेशन उस क्वेश्चन में दोबारा देने की जरूरत नहीं है। तो आपको मालूम है ये पार्ट नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसा लगने लगेगा कि रेंज भी क्या आ रही है, -3 to 3, जबकि ये रेंज नहीं हो सकती। अब आपको लगेगा भाई ऐसा अचानक क्या हो गया कि ये रेंज नहीं हो सकती? क्योंकि कुछ भी आप कर लो, कुछ भी कर लो, हमेशा मेन फंक्शन को देखना पड़ेगा। ध्यान से देखिए मेन फंक्शन क्या है। मेन फंक्शन के आगे प्लस लगा हुआ है, यानी y इज इक्वल टू प्लस। अब आप कहोगे इससे क्या फर्क पड़ता है? माइनस भी लग जाता तो साथ में क्या फर्क पड़ता? नहीं। अगर मैं माइनस लगा दूं तो इसका मतलब एक इनपुट की वजह से कितने आंसर्स आ रहे हैं, प्लस भी और माइनस भी, तो वो तो फंक्शन ही नहीं हो सकता। तो एक ही आउटपुट होगा ना, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इसीलिए मेन फंक्शन ये क्या कहता है कि हम लोग आउटपुट जो है वो सिर्फ पॉजिटिव देंगे। तो इसीलिए हमेशा मेन फंक्शन को जरूर ध्यान में रखना। बट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, व्हाट इज y? y इज ओनली पॉजिटिव क्वांटिटी 0 to infinity। अब इन दोनों का कॉमन पार्ट उठा के देखो, तो कॉमन पार्ट उठाओगे तो आपको रेंज मिल जाएगी। यहां से ले लिया ग्रेटर देन 0, लेकिन मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? 3 तक जा सकता है। तो इसीलिए रेंज आ गई क्लोज्ड इंटरवल ऑफ 0 to 3। सो डोमेन आ गया -3 to 3, लेकिन रेंज आ गई 0 to 3 क्लोज्ड इंटरवल। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो बच्चों ये था पार्ट 1, जहां हमने पहले रोस्टर फॉर्म के अंदर यानी कोऑर्डिनेट के फॉर्म के अंदर फंक्शंस को समझा कि कैसे डिटेक्ट कर लेते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं, और फिर उसके बाद हमने डोमेन और रेंज की भी बात करी। तो आइए अब हम पार्ट 2 की तरफ एंटर करते हैं। पार्ट 1 यहां खत्म हो गया है। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।